everyone, in this video we are going to talk about नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम होता है ये हम मास्टर्स के बाद करते हैं फाइन आर्ट्स और अलग अलग फील्ड्स में। अगर आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उससे नेट जेआरएफ कर सकते हो। मान लो कि आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया और आपको आगे भी पढ़ना है, आगे आपको रिसर्च करना है, आपको बुक्स बहुत पसंद है, आप उसके बारे में कुछ नई नई चीज़ें सोचते हो, यू आर वेरी क्रिएटिव अबाउट इट and you like to meet new people, you like to research, you like to go deep into the subject, तो ये आपके लिए हो सकता है नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आगे रिसर्च में एनरोल होना है। और नेट जेआरएफ का फ़ायदा ये होता है कि नेट जो है, तो नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, जेआरएफ के लिए आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट से। ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, लाइक 37 to 42,000। और इसके बाद एचआरए और फिर अलग से आपको जो, अगर सिटी आपका टियर 1 टियर 2 है तो उसके हिसाब से और भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलते हैं। तो अराउंड 40-50 आपको मिल जाएगा। सो वो आपको सोनली रिसर्च के लिए मिलता है। आप चाहो, आप सोनली रिसर्च के लिए मिलता है। आपको कुछ करना नहीं होता, आपको कॉलेज जाना होता है, रिसर्च करना होता है, बुक्स पढ़ना होता है और गवर्नमेंट आपको मंथली ये अमाउंट पे करती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड करियर चॉइस फॉर पीपल हु लाइक टू स्टडी फर्दर। और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे नेट जेआरएफ, व्हाट इज़ दिस, नेट जेआरएफ क्या है, एनटीए यूजीसी ये क्या है, और इसमें फाइन आर्ट्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो फाइन आर्ट्स में कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जनरल पेपर 1 क्या होता है, पेपर 1 सभी का सेम होता है वहाँ तक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूजीसी नेट विजुअल आर्ट्स। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, यूजीसी और नेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ यूजीसी एंड व्हाट इज़ एनटीए। एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, दैट इज़ एनटीए, एंड नेट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर हम देखेंगे यूजीसी विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यहाँ पर इसका काम जो होता है वो है यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट्स को रेगुलेट करना, उसे कितना पैसा जाना है और यूनिवर्सिटीज़ सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं, उसका करिकुलम सही है कि नहीं, मतलब इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना यूजीसी का काम है, विच इज़ अ वेरी ओल्ड बॉडी। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1956, जो कि बहुत पहले इस्टेब्लिश हुआ। एनटीए 2017 में इस्टेब्लिश हुआ और एनटीए का काम है सिर्फ टेस्ट लेना, असेसमेंट करना। तो एनटीए भी जो है वो यूजीसी के अंडर ही आएगा। मेन रोल इसका होता है रेगुलेट करना और इसका होता है एंट्रेंस कंडक्ट करना, और ये जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ काम करता है। और जो एनटीए है वो स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली काम करता है। आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो एनटीए के ख़िलाफ़ हो रहे थे, तो एनटीए ही ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी या फिर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो एनटीए जिम्मेदार होता है उसका। और दोनों ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे सीयूईटी, जेई मेन, नीट यूजी, यूजीसी और सीयूईटी, ये जितने भी एग्ज़ाम है, निफ्ट के एग्ज़ाम इवन, तो ये सब एनटीए ही कंडक्ट कराता है। आगे देखते हैं, इट इज़ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पर आपको यूजी पीजी में सीबीटी दिया होगा, तो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, आर्ट हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स, इसको हम डिटेल में देखेंगे सिलेबस के अंडर। और देखो पर्पस क्या होता है। पर्पस जैसा कि हमने बात किया, रिसर्च के लिए आपको एलिजिबल बनाना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप फ्रिक्वेंसी साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो अभी जून वाला एग्ज़ाम हो गया है और दिसंबर वाला होने वाला है 2026 का। एलिजिबिलिटी जो होता है इसका, मास्टर्स डिग्री, इसमें आपको एमएफए करना होता है फाइन आर्ट्स में, इसको कहीं कहीं एमवीए भी कहते हैं, मास्टर्स इन विजुअल आर्ट्स या फिर मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। ये मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इसमें, जनरल कैटेगरी हो तो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका 50% चाहिए मार्क्स। यहाँ पर अगर आप मास्टर्स में हो और आपने मास्टर्स क्वालिफाई नहीं किया है तो आप अपियरिंग में भी दे सकते हो एग्ज़ाम। यू हैव टू सबमिट द प्रूफ कि आप अभी मास्टर्स कर रहे हो। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है।
रिलैक्सेशन मिलता है आपको अगर आपका कैटेगरी अलग है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दिस इज़ एज लिमिट फॉर JRF, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट से रिसर्च करने के लिए, इसमें आपका एज लिमिट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। सो यहाँ पर 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी, 150 MCQs होंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसका हम ब्रेकडाउन देखते हैं। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 विल बी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, विजुअल आर्ट्स। अगर आपका सोशल साइंस है या फिर आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी है, तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ये पेपर 1 सेम रहेगा सभी का। ये जो 50 क्वेश्चन है ये सबको सेम ही बनाना है 100 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स आपका पेपर 2 है, तो आप ऑब्वियसली पेपर 2 ज़्यादा पढ़ोगे और दोनों के लिए ही आपको 3 घंटे मिलते हैं। दोनों मिलाकर आपको 3 घंटे में फिनिश करना है 150 क्वेश्चंस। कितना मार्क्स लाओगे तो आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। जनरल को 40 मार्क्स से अबव लाना होगा पेपर 1 में। पेपर 1 100 मार्क्स का है और पेपर 2 200 मार्क्स का है, उसमें आपको 80 से ज़्यादा लाना होगा, तो आराम से आप ले आओगे। रिजर्व्ड कैटेगरी को 35 ही लाना है और इसमें 70 ही लाना है पेपर 2 में 200 में, विच इज़ ईजी, आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आगे देखते हैं 2026 का एग्ज़ाम एनालिसिस। अगर मैं देखूँ तो बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगा, ईजी टू मॉडरेट में था जून वाला पेपर। यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, विच इज़ अ लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा सिलेबस है पेपर 1 का, और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। और यहाँ आप देख रहे हो फाइन आर्ट्स का सिलेबस, ये भी काफ़ी बड़ा है। ये आपको छोटा दिख रहा है बट इसके अंदर बहुत कुछ है। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। इसमें जब आप पढ़ने जाओगे तो एक एक बुक है इस हर टॉपिक के ऊपर। आप फाउंडेशन पढ़ोगे उसके लिए अलग बुक है। तो इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट तो बहुत बड़ा टॉपिक है। फोक आर्ट, तो हर चीज़ है इसके अंदर। जो आप आर्ट से रिलेटेड इमेजिन कर सकते हो वो सब है इसमें। स्कल्पचर के बारे में आपको जानना होगा, प्रिंट मेकिंग के बारे में जानना होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइन आर्ट्स के सिलेबस को। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट इज़ यूनिट 1 विच इज़ फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स। फंडामेंटल्स हमने पहले भी पढ़ा है। फंडामेंटल्स आपने बैचलर्स मास्टर्स सभी में पढ़ा है, तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। फंडामेंटल्स में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ लाइन, शेप। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ इंटर रिलेशनशिप ऑफ आर्ट फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन विजुअल आर्ट्स फॉर्म्स। जितने भी विजुअल आर्ट्स या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, राइटिंग हो गया, तो इन सब के बीच का यहाँ पे आप देख रहे हो रिदम, स्पेस, स्ट्रक्चर, थीम्स। उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, सिनेमा है, लिटरेचर है। इनमें क्या शेयर्ड प्रिंसिपल्स होता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे कोई भी आर्ट मूवमेंट आया, जैसे रोमांटिसिज्म ही आया, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग में नहीं आया, वो लिटरेचर में सबसे पहले आया और फिर उसके बाद पेंटिंग में और ड्रामा में, वो हर जगह फैल गया फिर। और बरोक में हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर में भी वो दिखता है, पेंटिंग में दिखता है और लिटरेचर में भी दिखता है। हर चीज़ में वो आइडिया जो होता है ना, वो एसिमिलेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ स्टोन कार्विंग, कास्टिंग, पिगमेंट्स, फ्रेस्को, वजली प्रिपरेशन। हम मुग़ल आर्ट में वसली पढ़ते हैं, मिनिएचर पेंटिंग में पढ़ते हैं, इंटेग्लियो, रिलीफ प्रिंट्स, मिनिएचर टेक्निक्स अक्रॉस हिस्टोरिकल एंड रीजनल प्रैक्टिसेस। तो मिनिएचर पेंटिंग्स पूरा पढ़ना होगा आपको इसमें। इंडियन आर्ट में हमने देखा NCERT में ये सब चैप्टर ऑलरेडी गिवन है। मिनिएचर पेंटिंग तो काफ़ी डिटेल में दिया गया है NCERT में। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इंडियन आर्ट में आप देखते हो तो NCERT में कवर हो जाएगा इजीली। और अगर बचता है तो वो वेस्टर्न आर्ट है। तो वेस्टर्न आर्ट के लिए कला वाली बुक आप ले सकते हो, बहुत मोटी सी किताब आती है, उसमें 11,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं भी वही बुक पढ़ता हूँ। इट इज़ अ कंप्लीट बुक फॉर वेस्टर्न आर्ट एंड इंडियन आर्ट ऑल्सो। उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ट्रेडिशनल मीडिया, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे इंस्टॉलेशन, मल्टीमीडिया, डिजिटल आर्ट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, हाइपर रियलिज्म, मल्टी कलर प्रिंट, ट्रॉम्प लॉय। दिस इज़ ट्रॉम्प लॉय। व्हाट इज़ ट्रॉम्प लॉय? ट्रॉम्प लॉय क्या होता है कि ये जो आप इमेज देख रहे हो, दिस इज़ ट्रॉम्प लॉय, जिसमें सररियलिस्ट हो और वो आपके आँखों को धोखा देने के लिए होता है। इसे डिसेप्शन आर्ट भी बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो ये ट्रॉम्प लॉय होता है। ये कोई आर्ट मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक आर्ट फॉर्म है। जैसे आप क्यारोस्क्यूरो पढ़ते हो या फिर आप स्फुमाटो पढ़ते हो, ग्रिजेल, ब्रुनेल, ये सब टेक्निक्स पढ़ते हो, इंटेग्लियो पढ़ते हो, फ्रेस्को पढ़ते हो, इम्पेस्टो टेक्निक पढ़ते हो, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी एक ट्रॉम्पे लॉय एक आर्ट
आर्ट टेक्निक ही है। नेक्स्ट इज एस्थेटिसिज्म एंड आर्ट अप्रिशिएशन। यहाँ पर हम आर्ट एस्थेटिक्स पढ़ते हैं, जो कि इंस्टाग्राम वाला एस्थेटिक नहीं होता है, इट इज़ वेरी डीप, आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी। दिस इज़ आर्ट एस्थेटिक। इसमें जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं वेस्ट के और इंडिया के भी, तो उनके काम को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे आर्ट को डिफ़ाइन किया, उन्होंने नेचर को, एस्थेटिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया, सौंदर्य को कैसे डिफ़ाइन किया। तो सभी के डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। सोक्रेट्स, प्लेटो, हेगेल, कांट, बहुत सारे, सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं, तो कई सारे फिलोसोफर्स वहाँ पे आएंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिशिएशन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट इज वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री। और डोंट वरी, मैं ये आपको शेयर भी कर दूंगा इफ़ यू वांट। अगर आपको ये पूरा का पूरा वाइट बोर्ड चाहिए तो आई विल सी कैसे ये एक्सपोर्ट होगा, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको इफ़ यू वांट। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल सेंड यू। और इससे क्या हुआ कि आप टिक मार्क वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे तो ज़्यादातर लोग लिख लेते हैं, उसको लिख करके फिर उसे टिक करते जाते हैं। और मैं स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी वाला एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है फॉर टॉप रैंक्स। वहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताऊंगा मैं कि कैसे सारे टॉपिक्स आप लिख लो, उसके बाद रिवीजन सेक्शंस बना लो कि आप एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार, तो उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। इसी तरीके से कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए, तो सब कुछ उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिस वन इज़ आर्ट अप्रिशिएशन, दिस इज़ वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री, जिसमें क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं हम प्री हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न आर्ट, जो कि वेस्ट के लिए। यहाँ पर इंडियन आर्ट हिस्ट्री, जिसमें हम अगेन प्री हिस्ट्री से मॉडर्न आर्ट तक, तो पूरा का पूरा जो आर्ट हिस्ट्री है ना, वो आपका कवर हो जाता है इन दोनों में, वेस्ट का और इंडिया का। तो ऐसा समझ लो पूरे वर्ल्ड का आर्ट हिस्ट्री पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। यहाँ पर आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट जैसे पोस्टर, बैनर, इसमें कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मास मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ आ गया इसमें। फार ईस्टर्न, सेंट्रल, तो ये कुछ चाइना से रिलेटेड, जापानीज़ आर्ट, तो वो भी आपको पढ़ना है। फोक, ट्राइबल, ट्रेडिशनल विजुअल प्रैक्टिसेस, तो फोक आर्ट बहुत सारे इंडिया में है, तो वो पढ़ना है आपको। जैसे महाराष्ट्र, बिहार का अलग है, राजस्थान, वहाँ पर हर जगह का एक फोक आर्ट है और फोक डांस भी है, हर जगह का ट्रेडिशन अलग है, तो वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये इमेज देख सकते हो आप, दिस इज़ ऑफ वॉर्डली आर्ट, महाराष्ट्र। ऐसे ऐसे अलग अलग आर्ट फॉर्म से, कांथा है बंगाल का, पट्टचित्र है उड़ीसा का है। सो ऐसे कई सारे आर्ट फॉर्म्स आपको देखने पड़ेंगे। अब आते हैं पेपर 1 के सिलेबस में, और ये भी बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। फर्स्ट वन इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन लेवल है। मेमोरी लेवल जिसमें हम चीज़ें रटने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग जब हम समझते हैं, और रिफ्लेक्शन जब हम उसके बारे में खुद से कुछ सोचते हैं, कुछ नया हम उसके ऊपर विचार करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। देन देयर इज़ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, एडल्ट कैसे सीखते हैं, व्हाट आर इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, academic, these are different levels, individual differences, हर kid, every kid is different। कई सारे स्कूल्स में आप देखते होगे, न्यूज़ में भी आता है कि किसी टीचर ने बच्चे को बहुत पीट दिया, सो दैट्स टोटली अनएथिकल। सो एवरी टीचर शुड रीड these things, these teaching aptitude especially। So there is social, emotional, cognitive, then there is factors affecting teaching related to the teacher, learner, support materials, instruction facilities, learning environment and institution। तो इससे रिलेटेड आपका पूरा जो है की बुक्स होंगी, जो पेपर 1 की बुक्स होंगी, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ होता है, और हर चीज़ का उसमें हर टॉपिक बहुत डिटेल में दिया रहता है। देन कुछ मेथड्स होते हैं टीचिंग के, जैसे टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो वो टीचर सेंटर्ड हो गया। अगर लर्नर सेंटर्ड होता तो यहाँ डिबेट होता या फिर क्विज़ होता, तो वो लर्नर सेंटर्ड हो गया। Then support systems, there are teaching support system, evaluation system, teaching learning materials भी होते हैं। इवेल्यूएशन किस तरीके से मार्क्स इवेल्यूएट किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट हो गए, कुछ क्राइटेरिया बेस्ड इवेल्यूएशन हो गए, तो अलग अलग टाइप के इवेल्यूएशन पढ़ोगे आप, जो जब आप स्कूल में जाओगे तो उसे अप्लाई भी करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एजुकेशन सिस्टम्स में एलिमेंट्स हैं, इवेल्यूएशन है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस, तो ये सब आ गया आपका टीचिंग के अंदर। अब देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। और रिसर्च जब आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। जितनी भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो रिसर्च से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच,
कितने सारे अप्रोच है रिसर्च के लिए, मेथड्स हैं, स्टेप्स है, थेसिस आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी से हम कैसे प्लेजरिज्म भी पता लगा सकते हैं, आईसीटी के हेल्प से हम रिसर्च कर सकते हैं, कई सारे रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिसर्च गेट जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रिसर्च एथिक्स, क्या रिसर्च एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़, जैसे डॉक्टर्स एथिक्स पढ़ते हैं वैसे ही रिसर्च में भी हमें एथिक्स पढ़ना होता है, हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना है, जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो एज इट इज़ होना चाहिए, हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं करें। ये सारी चीज़ें उसमें एथिक्स होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पैसेज, अब देखते हैं पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है। दिस इज़ कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसके मीनिंग टाइप्स और इसी में साइनो एंटो भी आ जाते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दे देगा और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसी में मास मीडिया भी आता है और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी आ जाता है इसमें, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो ये सब आ गया इसमें। रीजनिंग, अब रीजनिंग में देखते हैं, तो रीजनिंग में क्या आ गया, नंबर्स, लेटर्स, जो एनालिटिकल और लॉजिकल, दो टाइप के रीजनिंग होते हैं। तो एनालिटिकल में आपका ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया, नंबर, सीरीज, लेटर्स, कोड्स, रिलेशनशिप, इसमें ब्लड रिलेशंस भी आ गया। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो ये सब कुछ आ गया। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्गुमेंट फॉर्म्स, यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेन डायग्राम वाले आ सकते हैं, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, परसेप्शंस, इन्फरेंस, कंपैरिजन, शब्द, अर्थ, पत्ती, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। फैलेसीज़ क्या होती है, ये सब पढ़ना होगा। देन देयर इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको चार्ट पढ़ना होगा। देन ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारा डेटा है, अगर कहीं पे लाख में, करोड़ में डेटा है तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, सो उसके लिए हम इसे पढ़ते हैं। देन देयर इज़ आईसीटी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे कंप्यूटर्स में हम नेटवर्किंग करते हैं, व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसमें बहुत एडवांस नहीं होगा, बेसिक टू मॉडरेट ही होता है, जिसमें जैसे ईमेल हो गए, बट जो क्रूशियल चीज़ें हैं जो आपको टीचिंग में हेल्प करेंगी फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में जैसे आपको रेफरेंसिंग करना है या फिर आपको कुछ ग्रामरली जैसे टूल्स होते हैं वो यूज़ करना चाहते हो। चैट जीपीटी अब आ गया है तो उससे भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, उससे चीज़ों को समराइज़ कर सकते हो। कोई भी बुक पढ़ने से पहले समराइज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कई सारी चीज़ें। आईसीटी, जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, ये सब। फिर ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी जो हम कर रहे हैं ये काइंड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया अगर हम लाइव होते तो। सो थिंग्स लाइक दिस, जैसे आपने देखा होगा जूम पे बहुत सारी क्लासेस चलती, सो दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन नेक्स्ट इज़ पीपल एनवायरनमेंट, तो ये भी एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है इसका, पीपल एंड एनवायरनमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, सो मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गोल्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सस्टेनेबल गोल्स ज़रूर पढ़ लेना। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे। कहीं पर आप देखते होंगे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कई सारे ट्रीज़ काट दिए जाते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले देखा था कि कुछ ट्रीज़ को लगाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए था, जिसके लिए लोगों ने कई सारे ट्रीज़ को काट दिया कि वहाँ पे नए ट्रीज़ लगेंगे। सो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। सो एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है दैट इज़ अनपैरेलल्ड, पूरे दुनिया में हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, तो दैट ऑल्सो नीड टू बी स्टडीड। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं कई सारे, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, ये भी इसमें है। क्लाइमेट चेंज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशन, एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे कई सारे लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम हो जा रहा है। सो बहुत कुछ है, तो इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना होगा। आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कि कौन से गैसेस हैं हमारे एयर में,
कौन से गैसेस हार्मफुल हैं, कौन से गैसेस इंडस्ट्री से रिलीज़ होते हैं, कौन से सस्टेनेबल एनर्जीज़ कौन से हैं, बायोगैस, रिन्यूएबल एनर्जीज़, तो इन सब से क्वेश्चंस होगा। देन नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो ये सब पढ़ना होगा आपको। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से प्लान हैं, कौन कौन से ड्राइव्स हैं वो पढ़ना होगा। जैसे डॉल्फिन्स के लिए ड्राइव था, गंगा साफ़ करने के लिए जो अभियान था, तो ये सब आपको देख लेना है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये सब आप पढ़ लेना। एक और बच गया, दिस इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे कि किसके पास कितना पावर है, कौन क्या कर सकता है, गवर्नर के पास कितना पावर है, सीएम के पास कितना पावर है, या फिर प्रेसिडेंट के पास कितना पावर है। देन दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड यहाँ पर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कैसे डेवलप हुआ, गुरुकुल सिस्टम क्या था, और उसके बाद कैसे जब अंग्रेज़ आते हैं तो वो नया एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब पढ़ना होगा। देन प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है ये भी पढ़ना होगा। देन वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नेंस कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सब कुछ पढ़ना होगा। और दिस इज़ ऑल फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और लगभग यही है नेट JRF। दिस वाज द ओवरव्यू, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो, और जिन्हें भी ये माइंड मैप चाहिए तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे फिर अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर नेट JRF एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेट JRF। स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे आप कम टाइम में, लाइक अगर आप दिसंबर में देने वाले हो तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।